नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था जहां पर अनिका भूमिका और निखिल को बचाने के लिए यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय अब वहां पर एक चौपर के द्वारा उस क्रूज के ऊपर ही आ जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अब तक उस शख्स को बता दिया था कि वो अवंतिका की बेटी है, जिससे वो एक्साइटेड होते हुए ही अब उसे किले के अंदर लेकर जाने लगता है। तो इधर एक तरफ जहाँ मल्होत्रा हाउस में फायरिंग हो रही थी तो वहाँ पर दूसरी तरफ से दुश्मनों के बहुत सारे लोग थे और इधर बस उनका सामना करने के लिए भाग्यश्री और प्रीति ये दोनों ही उनका पूरी तरह से उनके हर एक जवाब का हर एक वार का जवाब दे रही थी। तो अब यहाँ पर श्वेता थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। तो अब उसे यहाँ पर किशन मामा समझाते हुए ही कहते हैं कि तुम ये सब मत सोचो, तुम इन सब की चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात पर अब श्वेता कहती है पापा उम्मीद तो मुझे भी यही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब इतनी सारी फायरिंग की आवाजों को सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जहाँ एक तरफ श्वेता को किशन मामा और दादी माँ संभाल रहे थे तो वहीं बाहर की सिचुएशन को प्रीति और भाग्यश्री दोनों ही मिलकर संभाल रही थी कि तभी उन दोनों के ही कानों में एक अजीब सी धुन सुनाई देती है। उस धुन को सुनने के बाद तो भाग्यश्री के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं और वो प्रीति के हाथ को पकड़कर अब उसे पीछे के दरवाजे की तरफ जल्दी से ले जाकर भागने लगती है। इधर भाग्यश्री को इस तरह से भागता हुआ देखकर और साथ के साथ क्योंकि वो प्रीति को भी लेकर जा रही थी, प्रीति काफी हैरान थी कि आखिर अब अंजलि आंटी को क्या हो गया जो अब तक इन सब लोगों के साथ फाइट कर रही थी। तो भी इस धुन को सुनकर वो भाग क्यों रही हैं। इसे उस वक्त उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर कुछ ही देर में भाग्यश्री प्रीति को लेकर यहाँ पर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चली जाती है और अब वो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है। भाग्यश्री अब प्रीति को देखकर कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें इस धुन को अपने कानों में आने से रोकना होगा, क्योंकि ये धुन हमारे कानों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है प्रीति कि यहाँ पर हम सभी के साथ क्या हो सकता है। अब आगे से अंजलि की इस बात पर प्रीति कहती है हम तो ऐसा कर भी देंगे, लेकिन बाकी के लोगों का क्या आंटी। प्रीति ने भी यहाँ पर ये कहा ही था कि तभी उन दोनों के ही कानों में एक ब्लास्ट की आवाज आती है। इस ब्लास्ट की आवाज को सुनते ही प्रीति अब और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और प्रीति और भाग्यश्री दोनों ही अब एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगती हैं कि आखिर अब ये ब्लास्ट कहाँ पर हुआ। वो दोनों वहां से भागकर जब हॉल में आती हैं तो मल्होत्रा हाउस के एंट्रेंस का दरवाजा अब यहाँ पर टूटकर नीचे गिरा हुआ था, क्योंकि ये ब्लास्ट कहीं और नहीं बल्कि एंट्रेंस पर ही हुआ था ताकि दुश्मन यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर घुस सके। और जहाँ पर वो साफ देख रहे थे कि सामने खड़े सिल्वर किंग और डायमंड किंग को देखकर अब भाग्यश्री के तो एकदम से होश ही उड़ जाते हैं। जहां एक तरफ डायमंड किंग अब अपनी तेज आवाज में कहते हैं पार्वती मल्होत्रा बड़े ही आराम से हमारे सामने आ जाओ, वरना तुम्हारे छुपने की कीमत तुम्हारी बहू को चुकानी पड़ेगी। अब ये बात सुनते ही अब सिल्वर किंग भी अब अपने कदमों को प्रीति और भाग्यश्री की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब तो लोग नहीं थे, लेकिन प्रीति और भाग्यश्री वो भी कहीं छिप नहीं पाई थी कि तभी यहाँ पर सिल्वर किंग का ऑरा इतना खतरनाक था कि भाग्यश्री और प्रीति जो आज तक कभी किसी से के भी सामने नहीं झुके थे, उन्हें आज यहाँ पर उन्हें देखकर डर लग रहा था। खुद से ज्यादा उन्हें यहाँ पर श्वेता की चिंता हो रही थी। इधर भाग्यश्री को अच्छी तरह से पता था कि ये दोनों ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने में इन्वॉल्व हैं। आज पहली बार वो खुद को यहाँ पर सच में इतना ही कमजोर महसूस कर रही थी। तो वहीं डायमंड किंग ने अभी अपने हाथ से ताली को बजाते हुए ही अब वो पीछे की तरफ देखते हैं। जैसे ही डायमंड किंग ने यहाँ पर अपनी तालियों को बजाया तो उनके ढेर सारे आदमी अब एक करके यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर आने लगते हैं।
अब यहाँ पर डायमंड किंग अब सिल्वर किंग की तरफ देखकर कहते हैं, अपने काम में लग जाओ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को हम मल्होत्रा परिवार के कुल देवी के दर्शन हम जरूर करवाएंगे, क्योंकि वो इनकी कुल देवी है ना। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से जाओ और सबको लेकर आओ। ये कहते हुए ही अब राजेश्वर ने भाग्यश्री और प्रीति को रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों उनके काम के बीच में आए। और उनके आदमी अब यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में पूरी तरह से फैल जाते हैं, ताकि वहाँ चप्पे चप्पे में जाकर हर एक शख्स को बाहर निकाल कर ला सकें। इधर कुछ ही देर में उन लोगों ने नानी माँ, किशन मामा, श्वेता और क्रिश को बाहर निकाल कर ले आते हैं और वो अब सभी इन लोगों को कैद कर लेते हैं। इन्हें कैद करने के बाद वो यहाँ पर मल्होत्रा परिवार के कुलदेवी के मंदिर की तरफ उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी ने भी अब तक देवराज गुलेरिया के रूम को तहस नहस कर दिया था कि तभी उस रूम का अचानक से दरवाजा खुलता है। तो जैसे इस रूम का दरवाजा खुला तो राजलक्ष्मी अचानक से चौंक जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो दरवाजे के पास यहाँ पर शारदा खड़ी थी। शारदा को एकदम से अपने आगे देखकर अब राजलक्ष्मी ने कहा, शारदा आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस बात का जवाब देते हुए शारदा कहती है, वो मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि आपको कुछ जरूरी काम है क्या, या आप कुछ ढूंढ रही हैं? शारदा की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ, वो मुझे दादाजी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना था। राजलक्ष्मी की इस बात पर शारदा ने कहा, वो सब कुछ कंप्यूटर में ऑलरेडी अपलोड है मैडम। वैसे मैं आपको प्रिंट आउट निकाल कर देती हूँ, अभी मुझे पूरा रूम साफ करना होगा। इस बात पर अब राजलक्ष्मी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर यहाँ पर राजलक्ष्मी के जाने के बाद शारदा भी अब अपने रूम में लग जाती है। अपने रूम की तरफ जाते हुए इधर राजलक्ष्मी अब अपनी ही सोच में थी, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी की पूरी छानबीन कर चुकी थी, लेकिन जो वो ढूंढ रही थी उसे वो नहीं मिला था। तभी अचानक से इसे कुछ याद आता है और वो सोचती है, हाँ, शारदा आंटी को बहुत पूरा शारदा आंटी तो यहाँ पर हमारे सारे ही स्टाफ में बहुत ही पुरानी हैं, उन्हें कुछ तो पता ही होगा ना। मैं उनसे ही पूछ कर देखती हूँ, शायद वो मुझे कुछ बता दे। यही सोचकर राजलक्ष्मी वापस से जब उस देवराज गुलेरिया के रूम की तरफ जाती है तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अब अपने मन में सोचती है, ये शारदा आंटी क्या कर रही है और ये कैसा लोकर है, मुझे ये दिखाई क्यों नहीं दिया था। जो शारदा को दिख रहा है इसमें कुछ तो ऐसा है जो शारदा आंटी जानती है, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे इनके ऊपर अब अपनी नज़र रखनी ही होगी। राजलक्ष्मी की नज़र तो शारदा पर ही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन के पास उस क्रूज शिप में अनीका और उस औरत की फाइट काफ़ी इंटेंस होती जा रही थी। वहाँ पर खड़े अब उस औरत के आदमी बस फटी हुई आंखों से बस अनीका को ही देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई उनकी मैडम को इस तरह से इतनी अच्छी टक्कर दे सकता है। अब उनमें से एक आदमी कहता है, भाई मानना पड़ेगा इस लड़की को, आज तक ऐसा कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो हमारी बॉस को के हाथ का एक भी वार सह सके। उस औरत ने अनीका के दोनों ही हाथों को अब अपने एक हाथ से पकड़ते हुए ही वो अपने दूसरे हाथ से अनीका के ऊपर यहाँ पर वार कर देती है। जैसे इस औरत ने अनीका के ऊपर वार किया तो अनीका वहीं पर उस एक वार से ही लेकिन अब बेहोश हो जाती है। इधर अनीका को ऐसे बेहोश देखकर वो औरत अब अपने आदमियों से कहती है, मैं इसे लेकर अपने साथ जा रही हूँ। अब ये सुनते ही करण और धनंजय दोनों ही एकदम से ही चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि वो अनीका को इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते थे। इसलिए वो दोनों ही अब उस औरत के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाथ भी मत लगाना उसे और सोचना भी मत। ये सुनते ही उस औरत ने अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके काम के बीच में आए। इसलिए अब उसने यहाँ पर गुस्से में आकर एक पंच वो यहाँ पर करण गुलेरिया को मार देती है, तो दूसरा पंच वो यहाँ पर धनंजय को मारते हुए ही वो उन दोनों को अपने रास्ते से हटा देती है और फिर वो आसमान की तरफ देखकर एक सीटी बजा देती है
और साथ के साथ कहती है कोई और भी है जिसे मेरे और इस लड़की के बीच में आना है। जिसे शौक है वो देखो शौक से मेरे बीच में आ सकता है। मुझे उसे मौत देने में बहुत ही मजा आएगा। अब इस औरत की इस बात पर करण और धनंजय एक बार फिर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये वार बहुत ही भारी पड़ा था, जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पा रहे थे। करण और धनंजय दोनों की ही आंखें बंद होने लगती हैं। बंद आंखों में भी करण को अनिका की ही चिंता हो रही थी। वो अब अपने मन में ही इस वक्त रोहित को याद कर रहे थे और रोहित को याद करते हुए ही कहते हैं, रोहित कहाँ पर हो तुम? अपनी अनिका को आकर बचा लो। तो वहीं वो औरत अब अपने एक आदमी से कहती है, इसे मेरे चौपर में लेटा दो। ये मेरी मेहमान है और इन सभी का क्या करना है तुम सब आपस में देख लो। ये मैं तुम सब के ऊपर छोड़ती हूँ। अब उस औरत की ये बात सुनते ही एक आदमी अब सामने आकर अनिका को अपने हाथों में उठाकर अब वो उसे चौपर की तरफ लेकर जाने लगता है और वो अब उसे कुछ ही समय में चौपर में लेटा देता है। और उसके बाद वो औरत भी अब यहाँ पर अपने चौपर में जाकर बैठ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद भूमिका और निखिल बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। भूमिका अब अपने मन में कहती है, बहुत हिम्मत है मेरी अनिका में। अरे जिस औरत के सामने तो मैं कुछ सेकंड में ही ढेर हो गई थी और अनिका ने इतने वक्त तक इस औरत को रोक कर रखा था। यहाँ भूमिका अपनी ही सोच में थी कि तभी एक आदमी अब भूमिका के सामने एक गन को पॉइंट करते हुए ही कहता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? वैसे हल्के में ले लिया तुम सभी ने हमारी बॉस वीआर को। यहाँ पर उस आदमी ने भी ये कहा ही था कि तभी उसका एक आदमी दूसरा कहता है, इन दोनों का हाल तो बुरा बॉस ने कर ही दिया है। अब हम इन दोनों को पानी में ही फेंक देते हैं। और ये कहते हुए ही अभी कुछ लोगों ने करण गुलेरिया को उठाया ही था कि तभी उन सभी के ही ऊपर अब जोर से फायरिंग होने लगती है। जब भूमिका और निखिल फिर से ऊपर की तरफ देखते हैं तो अभी यहाँ पर किंग के फाइटर आ चुके थे। किंग के फाइटर ने यहाँ पर ऊपर से ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। उन्हें देखकर तो भूमिका और निखिल दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। इधर किंग के फाइटर को देखकर तो उन सभी की हालत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर दुश्मनों की टीम से थे उन्होंने भी यहाँ पर किंग के फाइटरों को अच्छी तरह से पहचान लिया था, क्योंकि यहाँ पर किंग की एंट्री हो चुकी थी। तो वहीं अब तक किंग के फाइटर ने वहाँ की सिचुएशन को संभाल लिया था। उसके फाइटर की टीम ने यहाँ पर सभी को रेस्क्यू कर लिया था। अब तक यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। किंग के फाइटर्स को जो लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अरुण कोटी भास्कर था। अब वो निखिल के सामने आकर कहते हैं, हमारे लोग कहाँ पर हैं? मेरा मतलब है कि कोई अंदर है। इस बात पर भूमिका ने कहा, वो औरत इनकी बॉस अनिका को लेकर चली गई है। इस बात पर अब अरुण कोटी भास्कर अब अपने हाथों की मुट्ठियों को बीचते हुए ही कहता है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पर आने में हम लेट हो गए हैं। हम अगर थोड़ी देर और पहले आ जाते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इस बात पर अब भूमिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर अरुण भी वहाँ से साइड में होते हुए ही वो अब अपने फ़ोन को निकाल कर एक इंटरनेट कॉल लगा देते हैं। कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है, मुझे सब कुछ पता है, तुम वहाँ की सिचुएशन को संभालो। और एक बात, अब तक हम जिसे सर जी समझ रहे थे असल में तो उन सभी ने सर जी के नाम का एक मुखौटा पहना हुआ था। फाइनली मैंने और स्वाति ने जिस काम के लिए अपनी मौत का नाटक किया था आज वो काम पूरा हो गया है। वो बाहर आ गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम वहाँ पर सभी का ध्यान रखो। और हाँ, सबसे पहले करण और धनंजय को मेडिकल ट्रीटमेंट दो, क्योंकि इस समय उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। उन दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सख्त आवाज़ सुनते ही तो यहाँ पर अब फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। इधर अरुण कोटी भास्कर अब अपने सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहते हैं, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। अरे मैं किसे इन्फॉर्म कर रहा था? जिसकी नज़र चारों तरफ है, वैसे युवराज कहाँ पर है? काफ़ी वक्त हो गया है, मेरे पास अभी तक उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। यहाँ किंग के फाइटर में जो डॉक्टर थे वो करण और धनंजय को अब चेक करने लगते हैं। अब तक यहाँ पर पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज की लड़ाई भी शांत हो चुकी थी। एनी अब यहाँ पर अपने काम को करते हुए ही सोचती है,
रोहित सर मुझे कमांड देने के बाद कहाँ पर गायब हो चुके हैं? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुझे कैसे उनके बारे में नहीं पता? यही सोचकर एनी उस वाटर टैंक को देखते हुए ही कहती है, इसे रिप्लेस करने के बाद एक सिक्योर जगह में इसे फिक्स करना होगा। एनी अब यहाँ पर ये सोचते हुए ही अपने काम में लगी हुई थी कि तभी उसके पीछे अब यहाँ पर ब्लैक कैट यानी कि रानी अवंतिका आती है और कहती है, तुम्हें किंग के सारे इंस्ट्रक्शन मिल गए? इस बात पर अब एनी ने कहा, ये मुझे मिल चुके हैं। इस बात पर अब रानी अवंतिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक जियांट ईगल वहाँ पर आ जाता है और वो रानी अवंतिका के साथ आई कॉन्टैक्ट करने लग जाता है। जब अवंतिका ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में देखने के बाद उस जियांट ईगल से उसे जो भी कुछ पता चला, उसे पता चलने के बाद वो कहती है, स्वाति को वहां जाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी क्या उन्होंने उसे सारा सच बता दिया? इस बात पर वो ईगल जो भी कुछ उन्हें बताता है उसे जानने के बाद तो अवंतिका ने कहा, ये क्या कर दिया है आपने स्वाति? एक बार तो अपनी माँ के ऊपर भरोसा तो करती। अगर मेरे चेहरे का सच सामने आ गया तो स्वाति अच्छी तरह से जान जाएगी कि आखिर क्यों हमारे वंश में सभी के चेहरे 90% सेम है। अरे जिस जगह से गुरुदेव ने मुझे छुपाकर और मैंने अपनी बेटी को खुद से अलग कर दिया था, सभी को लगता है कि हमारा ये चेहरा कुदरत का आशीर्वाद है, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। सच तो कुछ और ही है। या अवंतिका इधर ये सब जानने के बाद स्वाति को लेकर थोड़ी सी चिंतित हो गई थी। वो इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी एक और जियांट ईगल अब उनके सामने आ जाता है। जब अवंतिका ने उसके साथ भी अब अपने आई कांटेक्ट किया तो जो अब उस दूसरे जियांट ईगल से जो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे जानने के बाद तो मानो उसके पाँव के नीचे से अचानक से ही जमीन खिसक गई थी। और अब वो कहती है, इसका मतलब किंग का शख्स सही था। आज तक सर जी कहीं किसी के सामने ही नहीं आए हैं। अनिका मेरी बच्ची, क्या तुम्हें लोकेशन के बारे में कुछ भी पता है? इस बात पर जियांट ईगल हाँ में अपनी पलकों को झपका देते हैं, क्योंकि जियांट ईगल को अनिका की लोकेशन के बारे में पता था। इधर अवंतिका अपनी ही सोच में थी कि यहाँ पर अनिका के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और दोनों के दोनों किंग को उसके बारे में कोई भी खबर ही नहीं है। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं अपनी बच्ची को बचा ही लूंगी। यहाँ एक तरफ अवंतिका अपनी ही सोच में थी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा ने कहा, मेरा बेटा रोहित कितनी तबीयत खराब है उसकी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि उसे हुआ क्या है। और उसकी वो बीबी, अरे वो किसी भी काम की नहीं है। यहाँ सुहासिनी मारवा इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी वहाँ पर पंकज मारवा आते हैं और कहते हैं, माँ वो आपको भैया बुला रहे हैं। वो कह रहे थे कि आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब पंकज की ये बात सुनते ही सुहासिनी मारवा ने कहा, अच्छा तो मैं बस अभी आती हूँ। और ये कहते हुए ही वो गैस की नोब को अब यहाँ पर स्लो कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर रोहित यानी कि राहुल के लिए कुछ बना रही थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही सुहासिनी मारवा यहाँ से जाती है तो पंकज मारवा जल्दी ही अब अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालते हैं और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी पॉइजन की बोतल को निकालते हैं, क्योंकि उन्हें बस इसी मौके का ही तलाश थी। और अब वो जल्दी से उस पॉइजन को निकालकर उस सूप में डाल देते हैं। और इसके बाद अब वो सूप को थोड़ा सा हिलाने लगते हैं ताकि किसी को कोई भी संदेह ना हो। और उसे हिलाने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो काम वो यहाँ पर करने आए थे वो अब कर चुके थे। और जाते हुए ही वो सोचते हैं, भाई वाह क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। अब देखता हूँ माँ के इस रोहित को कौन बचाएगा। यहाँ पंकज अपनी ही सोच में था कि तभी उसके सामने सुहासिनी मारवा आकर कहती है, तू झूठ क्यों बोल रहा था? कि मुझे तो हंसराज बुला रहा है। इस बात पर पंकज ने कहा, माँ मैं तो मजाक कर रहा था। वो मैंने सोचा कि जैसे हम बचपन में आपके साथ मजाक करते थे, एक बार क्यों ना वही दोहराया जाए। अब भी देखूं कि आप अब भी हमारी बातों में वैसे ही आ जाएंगी या नहीं। अब यहाँ पर अब ये सुनते ही
अब सुहासिनी मारवा पंकज मारवा के सिर पर एक टपली मारते हुए ही कहती है, हद करते हो तुम भी। और ये कहते हुए सुहासिनी मारवा अब किचन की तरफ जाने लगती है तो वहीं अपनी माँ को वहाँ से जाता हुआ देखकर पंकज मारवा के चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल आ गई थी और उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो तो ये जंग पूरी तरह से ही जीत चुके हैं। वो अब अपने मन की खुशी को शेयर करने के लिए अब जल्दी से अपने भाई के रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपनी इस कामयाबी के बारे में अपने भाई को इन्फॉर्म करना था। तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा परिवार के कुलदेवी के मंदिर में अब यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। कुछ नकाबपोश लोग मल्होत्रा परिवार को लोगों के दोनों ही हाथों को पीठ की तरफ करके उन्होंने उन्हें बांधा हुआ था और उनकी आंखों पर पट्टी थी। उन सभी को अब कुछ लोग अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे और उन सभी के आगे डायमंड किंग और सिल्वर किंग थे। जैसे ही वो दोनों ऊपर मंदिर में आते हैं तो भाग्यश्री और प्रीति को वो पहले पिलर से बांध देते हैं, क्योंकि उन्होंने भाग्यश्री और प्रीति को पहले ही फाइट करते हुए देखा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आज ये दोनों फिर से कुछ करें। तो वहीं क्रिश और किशन मामा को भी यहाँ पर एक दूसरे पिलर पर बांध दिया गया था। श्वेता अब नानी माँ के पीछे खड़ी थी। तो वहीं डायमंड किंग अब अपने आदमी से कहते हैं, जरा पार्वती मल्होत्रा की आंखों पर से पट्टी तो हटाओ, हम भी तो देखें। ये सुनते ही वो आदमी भाव में अपना सिर हिलाता है और वो पार्वती मल्होत्रा की तरफ बढ़ जाता है। उसके पास जाकर अब वो उनकी आंखों से पट्टी को हटा देते हैं। तो वहीं जैसे उसकी आंखों से पट्टी हटी तो पार्वती कहती है, तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इस बात पर राजेश्वर पीरामल अब उनके सामने आकर थोड़ा सा झुक कर कहते हैं, रानी अवंतिका तो याद होंगी ना तुम्हें, या फिर तुम उसे भूल गई हो। अब जैसे ही उसने अवंतिका की बात सही तो नानी माँ खुद बहुत ही चौंक जाती हैं। तो भी यहाँ पर फिर से वो कहते हैं, देखो हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तुम बस हमें उस मैजिकल केमिकल के बारे में बता दो, उसके बदले में हम तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे परिवार को कोई कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, हम तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे, बस तुम हमें सच बता दो। अब हाँ या ना में कोई तो जवाब दो, या तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। डायमंड किंग की ये बात सुनकर अब पार्वती बुरी तरह से घबरा जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है उसका डर, क्योंकि रानी अवंतिका उसकी फ्रेंड थी। वो उसके बारे में इन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकती थी और वो राज जो वर्षों से यहाँ पर छिपा हुआ था उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये राज सामने आ गया तो एक परले आ जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर अपने डर का सामना करते हुए ही अब पार्वती डायमंड किंग की तरफ देखती है। कुछ देर तक तो वो देखती ही रहती है, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए ही कहती है, मैं आपकी बात को सॉरी नहीं समझ पा रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किस रानी अवंतिका की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी रानी अवंतिका को नहीं जानती और मुझे किसी भी केमिकल ड्रग के बारे में नहीं पता है। देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन भगवान के नाते मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। हम में से किसी का कोई भी दोष नहीं है, हमें किसी भी रानी अवंतिका के बारे में नहीं पता है। अब पार्वती की आवाज़ में यहाँ पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन पार्वती के इस डर के सामने भी डायमंड किंग उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी शांत नहीं होते। वो एक पल के लिए उसे देखते हैं और अब देखते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तुम रानी अवंतिका को नहीं जानती। सच में क्या ये कोई खेल लग रहा है क्या तुम्हें? ठीक है, अगर तुम खेल ही खेलना चाहती हो, अगर तुम्हें खेल ही इतना पसंद है तो फिर मैं एक खेल ही खेलता हूँ। क्योंकि अब तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम इस तरह से तो अपना मुंह नहीं खोलोगी, तुम ऐसे कुछ भी नहीं बताओगी। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास कई और भी रास्ते हैं जिससे तुम हमें सारा का सारा सच तोते की तरह बताओगी। तुम्हें कुछ ही समय में रानी अवंतिका भी याद आ जाएगी और साथ के साथ वो केमिकल भी।
इतना कहते हुए ही यहाँ पर डायमंड किंग अब अपनी बंदूक को धीरे धीरे अब थोड़ा सा आगे करता है और वहाँ पर जैसे ही डायमंड किंग अब अपनी बंदूक को अपने हाथ में ले रहा था तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नजरें अब अभी उसी बंदूक पर ही टिक जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिश, किशन, भाग्यश्री, प्रीति, नानी माँ, श्वेता ये सभी उस बंदूक को देखकर पूरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि अब वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये बंदूक किसी न किसी एक के ऊपर तो चलेगी ही चलेगी। वो भी यही सब देख रहे थे कि तभी डायमंड किंग अब यहाँ पर उस बंदूक का निशाना सीधा का सीधा अब श्वेता की तरफ कर देते हैं, इवन श्वेता के पेट की तरफ कर देते हैं और श्वेता के पेट की तरफ अपना निशाना करते हुए अब कहते हैं, तुम्हारी इस खामोशी की कीमत तो कुछ होगी ही ना, क्योंकि अगर तुम खामोश रही तो देखो उसका खामियाजा अब अभी से भुगतना पड़ेगा। और फिर अब वो श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस अनबोर्न चाइल्ड को मारने में, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ है, वो बच्चा अब अपनी माँ की कोख में ही मारा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पार्वती। अब डायमंड किंग की ये बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता था। सभी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्वेता की ही चिंता हो रही थी और यहाँ पर श्वेता को ही पहला निशाना बनाया जा रहा था। इधर श्वेता भी डर के मारे बिल्कुल ही शांत हो जाती है, वो तो पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। तभी नानी माँ घबरा कर अब आगे बढ़ते हुए ही कहती है, नहीं प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, इस बच्चे को कुछ भी मत करना। अरे इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक ऐसे बच्चा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ जितना मुझे पता है, क्योंकि नानी माँ भी यहाँ पर डायमंड किंग की बात को सुनकर और इस तरह से श्वेता को निशाना बनाता हुआ देखकर डर गई थी। नानी माँ की आवाज में बेबसी साफ साफ नजर आ रही थी। इधर डायमंड किंग अब उनकी तरफ देखते हैं और अब यहाँ पर उनके चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल थी और वो कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम समय रहते ही लाइन पर आ गई, तुम समय रहते ही अब हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। चलो कोई बात नहीं, आई एम इम्प्रेस विद यू। अब चलो हमें सब सच बता दो। कौन रानी अवंतिका ने कहाँ रखा है वो केमिकल? अब नानी माँ उसकी ये बात सुनने के बाद कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मानो उनके शब्द जैसे उनके गले में ही अटक जाते हैं। अब यहाँ पर नानी माँ को चुप देखकर अब डायमंड किंग फिर से कहते हैं, बहुत देर से तुम लोग मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूं। तुम मुझे सच बता रही हो या फिर मैं इस अनबोर्न बेबी को निशाना बनाऊं? और ये कहते हुए ही डायमंड किंग अब अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है और तभी यहाँ पर अब गंभीर नजरों से सबकी तरफ बारी बारी से देखने लगता है। एक तरफ जहाँ पर नानी माँ सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर अनिका, जो कि अभी उस बरगद के ट्री के पास अब उस ट्री के अंदर बेहोश पड़ी थी। अनिका की उंगलियां अब यहाँ पर धीरे धीरे हिलने लगती है। कुछ ही पलों के बाद अब अनिका की धीरे धीरे आंखें खुलती है। वो कुछ देर तक तो बिल्कुल शांत पड़ी रहती है, फिर वो धीरे धीरे से अब अपनी आंखों को खोलकर चारों तरफ देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ पर है। अनिका जब अपनी आंखों को देखकर चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। इस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका ये सब देखकर अब उठने की कोशिश करती है और अब वो अपने हाथों के आसपास की जगह को महसूस करने लगती है और सोचती है, मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे ये औरत लेकर आई है? और ये सोचते हुए वो दोबारा से अपनी आंखों पर जोर डालकर देखने की कोशिश करती है कि उसे फाइनली कहीं से कुछ तो दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि अनिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इवन अनिका को यहाँ पर किसी चीज़ की कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अनिका भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होती है कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह पर है, क्योंकि अनिका के सुनने की क्षमता भी ज़्यादा थी, लेकिन अनिका को तो यहाँ पर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसलिए अब अनिका यहाँ पर कहती है, कहाँ पर हूँ मैं?
और वो अब धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है और अंधेरे में अब आगे देखने की कोशिश करती है। वो अब अपने हाथों से यहाँ पर सब चीज़ों को छूने की कोशिश करती है कि उसके हाथ में कोई तो ऐसी चीज़ आए जिससे उसे पता लग सके। अनिका को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर वो किस जगह पर है। अनिका के हाथ में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता तो अब अनिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अब अपने मन में मानो वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और साथ के साथ वो उस समय जब उसकी उस औरत के साथ फाइट हुई थी उन सब चीज़ों को मानो कुछ वो यहाँ पर याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से अब अनिका के कानों में एक अजनबी और रहस्यमयी आवाज़ गूंजी। अब यहाँ पर वो औरत आ जाती है और वो औरत कहती है, अच्छा तो तुम हो रानी अवंतिका की ब्लड लाइन। अब ये लाइन सुनने के बाद तो अनिका अब एकदम से ही चौंक गई थी, क्योंकि ये औरत जब यहाँ पर अनिका को लेकर आई थी तो उसने अनिका के चेहरे से इसके मास्क को हटाकर अनिका के चेहरे को देख लिया था। और अनिका के चेहरे को देखने के बाद इस औरत को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि ये अनिका कौन है, क्योंकि अनिका का चेहरा साफ साफ रानी अवंतिका के जैसे ही दिखाई दे रहा था। उसने अब अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अनिका सामने अभी भी कुछ भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उसके सामने अभी भी अंधेरा था। अब वो आवाज़ दोबारा से आती है, वैसे इसमें गलती मेरी ही है। मैंने ना जाने तुम्हारा नाम कितने ही बार सुना था, मैंने तुम्हारे बारे में कितनी ही बातें सुनी थी कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, ये है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश ही नहीं की। मैंने कभी तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा था, लेकिन आज वो काम भी पूरा हो गया। अब औरत जो कि अभी अनिका से ये सब बातें कर रही थी, अनिका बड़े ही ध्यान से उस आवाज को सुन रही थी, लेकिन अनिका के मन में अभी भी बहुत सारी हैरानी थी कि आखिर ये औरत कौन है, क्योंकि अब तक अनिका इस औरत के चेहरे को नहीं देख पाई थी और वो रानी अवंतिका की ब्लड लाइन के बारे में क्या पता करना चाहती थी, क्योंकि अनिका को अभी इसके बारे में नहीं पता था। वो रहस्यमयी औरत अब आगे कहती है, काश अगर मैंने तुम्हें पहले देख लिया होता अनिका, तो मुझे इतना इंतजार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अरे मेरा इंतजार तो कब का ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि मुझे तो बस रानी अवंतिका की ब्लड लाइन ही चाहिए थी। अब उसकी आवाज़ में यहाँ पर एक अजीब सी खुशी थी, जो अनिका भी साफ साफ महसूस कर पा रही थी। जैसे वो अनिका के मिलने का इंतजार न जाने कितने ही लंबे अरसे से कर रही हो। इवन अनिका का नहीं, ये बल्कि रानी अवंतिका की ब्लड लाइन का। और फिर वो कहती है, खैर अब तुम मुझे मिल गई हो। मैं बता नहीं सकती कि मैंने अवंतिका की ब्लड लाइन तक पहुंचने की कितनी ही कोशिश की, लेकिन तुम तो हमारे आसपास ही थी। अब यहाँ पर कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है और इसके बाद वो औरत अब धीमी आवाज में कहती है, लेकिन देखो मेरी सालों की तपस्या आखिरकार आज पूरी हो ही गई। इसके लिए थैंक यू अनिका कि तुम वहाँ पर खुद तुम वहाँ पर अब उस शिप में आ गई। अब यहाँ पर ये सुनकर अनिका की धड़कनें तेज हो जाती है और वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये औरत किस तपस्या की बात कर रही है। अनिका को ये तो पता था ये उनके दुश्मनों की टीम में है, लेकिन अनिका बस अब तक यहाँ पर इस औरत के चेहरे को नहीं देख पाई थी। तभी उस औरत की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, मैं तो हमेशा से ही सुंदर थी। और अब वो एक हल्की सी हंसी हंसती है और कहती है, लेकिन अब मैं और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी, तुमसे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं हो सकता है। अब अनिका को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता की बात से वो इतना समझ चुकी थी कि ये औरत एक इगोस्टिक औरत है जो अपनी सुंदरता के ऊपर ही मरती है। और अब यहाँ पर अनिका चारों तरफ देखने की कोशिश करती है। तभी वो औरत कहती है, और देखो अब जब मैं सबसे ज़्यादा और भी सुंदर होंगी तो इस काम में मेरी मदद तुम करोगी। अब ये सुनते ही तो अनिका के मन में अब बहुत सारे ही सवाल आने लगे थे कि आखिर अनिका इस औरत की मदद क्यों करेगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपने दुश्मनों की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती है, इवन उन्हें तो अपने दुश्मनों तक पहुंचना था। अब अनिका यही सोच रही थी, तभी यहाँ पर उस औरत ने वहाँ पर लगे हुए एक स्विच को ऑन कर
कर दिया था। जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन होता है तो यहाँ पर अब अंधेरे कमरे में भी रोशनी फैलने लगती है। ये रोशनी अब अचानक से इतनी तेज होती है कि वो अनिका की आंखों में चुभने लगती और अनिका एकदम से ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है कि क्योंकि यहाँ रोशनी अनिका की आंखों पर अचानक से पड़ती है। कुछ पल तक अपनी आंखों को बंद करके अनिका बैठी रहती है, लेकिन उसके बाद अब वो धीरे धीरे से अब अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली तो जैसे ही उसकी नज़र अब अपने सामने खड़ी उस औरत के ऊपर पड़ी तो अनिका की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अनिका की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कुछ पल बिना पल के जब खाए बस उस औरत को ही देखती रहती है, मानो इस औरत को उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने अपने सामने जो चेहरा देख लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अनिका के होठ अब यहाँ पर हल्के से खुलते हैं, लेकिन आवाज निकलने में कुछ पल लग गए थे। फिर अब यहाँ पर अनिका धीरे से अब अपने मुंह से कहती है, कौन है आप? वो औरत अब यहाँ पर अनिका को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कान को देखकर अनिका को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन साथ के साथ अनिका के मन में बहुत सारे सवाल भी थे।